जन्म के बाद मुझे शक हुआ कि मेरी तीनों बहनें मेरी मन की आवाज सुन सकती हैं। क्या मुझे अपनी बड़ी बहन क्लोई को बता देना चाहिए कि जिस जूलियन पर वह इतना प्यार लुटाती है वही आखिर में उसकी पूरी दौलत हड़पने की साजिश करेगा? मैंने देखा कि क्लोई, जो अभी जूलियन के सिर पर प्यार से हाथ रखने वाली थी, अचानक उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देती है। शायद मुझे अपनी दूसरी बहन ओलिविया को भी नहीं बताना चाहिए कि जब भी वह नहाती है, जूलियन चोरी छिपे उसकी रिकॉर्डिंग करता है और उन वीडियो को अपने क्लासमेट्स के पास भेज देता है। मैंने देखा कि ओलिविया, जो उसे खाना खिला रही थी, अचानक पूरा कटोरा उसके सिर पर दे मारती है। अगर मेरी तीसरी बहन सोफिया को पता चल जाए कि उसकी जिंदगी का बाकी आधा हिस्सा जेल जैसी कैद और दवाइयों के असर में गुजरेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि जूलियन ने जानबूझकर लोगों को उसे प्रताड़ित करने के लिए रखा था, तो क्या वह टूट जाएगी? मैंने देखा कि सोफिया, जो अभी उसे उठाने जा रही थी, अचानक इतनी जोर से लात मारती है कि जूलियन लगभग 10 मीटर दूर जा गिरता है। छोड़ो भी, हर जिंदगी में मैंने अपनी एक बहन की स्वीकृति पाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। लगता है सच्ची निष्ठा के बदले सच्ची निष्ठा नहीं मिलती, और इस बार मैं सचमुच थक चुका हूँ। पिछली जिंदगी में एक ऐसे इंसान के रूप में जो इस नॉवल की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था, मैंने अपनी तीनों बहनों की रक्षा के लिए सब कुछ किया। मैंने बार बार जूलियन की योजनाएं नाकाम की, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ उनकी नफरत मिली। सबसे बड़ी बहन क्लोई एक ठंडी और निर्दयी सीईओ थी। उसने मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स फ्रीज कर दिए और मुझे वॉल्टन फैमिली के घर से निकाल दिया। दूसरी बहन ओलिविया, जो एक दयालु डॉक्टर थी, उसने चुपके से मेरी दवाइयां बदल दी, जिससे मैं लगातार दर्द में जीता रहा। तीसरी बहन सोफिया, जो एक मशहूर सेलिब्रिटी थी, उसने मेरी असली पहचान छिपा दी और अपने फैंस को मुझे साइबर बुली करने दिया। आखिरी बार मैंने उन चारों को एक जर्जर किराए के अपार्टमेंट में देखा था। मैं व्हीलचेयर पर बैठा था, शरीर पर ग्रीस लगे पुराने कपड़े थे, जबकि जूलियन एक महंगे कस्टम सूट में खड़ा था, ऐसा सूट जिसे वह पहले कभी खरीद ही नहीं सकता था। मेरी तीनों बहनें उसके चारों ओर खड़ी थीं। उसने तिरछी नजर से मुझे देखा और उपहास भरी मुस्कान के साथ कहा, पुरानी दोस्ती की खातिर अगर आज तुम मुझसे माफी मांग लो और मुझे जीजा जी कहकर बुलाओ, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और वापस वॉल्टन एस्टेट ले जाऊंगा। कैसा रहेगा? जीजा जी? वह इस संबोधन के लायक नहीं था। वही था जिसने मेरा चेहरा बिगाड़ा, मुझे अपंग बनाया, और उसका अंतिम लक्ष्य पूरे वॉल्टन फैमिली को बर्बाद करना था। लेकिन अफसोस, मेरी एक भी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। सबको लगा कि जूलियन के प्रति मेरी जलन ने मुझे इस हालत तक पहुंचा दिया। तुम सोचते हो कि तुम जीजा जी कहलाने के लायक हो? इससे अच्छा तो मुझे मार ही डालो। मैंने दांत भींचकर उस पर थूक दिया। एक दिन तुम्हारा घिनौना असली चेहरा सबके सामने आएगा। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि किसी ने मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने मुश्किल से आंखें खोलीं और क्लोई का बर्फ जैसा ठंडा चेहरा देखा। उसकी आंखों में घृणा थी, जैसे वह किसी बेहद गंदी चीज को देख रही हो। इथन, अगर तुम अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकते तो मुझे उसे हमेशा के लिए बंद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, मैंने दर्द में कहा। दीदी, लेकिन उसने तुरंत काटते हुए कहा, मुझे बहन मत कहो। जिस दिन तुमने जूलियन को फंसाया था, उसी दिन से तुम हमारे भाई नहीं रहे। उसके शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने मेरे पहले से घायल दिल में और खंजर घोंप दिया हो। मेरी आंखों की आखिरी चमक भी बुझ गई। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरा सूखा हुआ गला कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था। मेरे दिल में फिर से तेज दर्द उठने लगा और मैंने अपनी छाती पकड़ ली। ओलिविया लगभग स्मोकिंग छोड़ चुकी थी, लेकिन जूलियन की वजह से उसने फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। वह मेरे पास आई, जलती हुई सिगरेट को मेरे हाथ के पीछे दबा दिया और मेरी दर्द भरी चीखों को नजरअंदाज करते हुए बोली, ईथन, तुम्हारी जन्मजात हार्ट डिजीज शायद तुम्हारे काले दिल की सजा है। मुझे तो अब इसका इलाज करने की कोई वजह नहीं दिखती। दर्द इतना भयानक था कि मेरी सांसें रुकने लगीं और मैं व्हील चेयर से नीचे गिर पड़ा। सोफिया धीरे धीरे झुकी और मेरे हड्डियों जैसे दुबले शरीर को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। आह, ये बेचारे बनने का नाटक क्यों? ईथन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि खुद को इतना दयनीय दिखाकर तुम हमारी माफी हासिल कर लोगे? सपने देखना बंद करो। और तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने अब तक सबक भी नहीं सीखा। उसके शब्दों का मतलब मैं अच्छी तरह समझता था। सिर्फ इसलिए कि मैंने जूलियन को गालियां दी थीं, सोफिया ने उसके फैंस को मेरे खिलाफ खुली छूट दे दी थी। कुछ लोग मेरा पीछा करते, मुझे व्हीलचेयर से धक्का देकर गिरा देते और फिर देखते रहते कि मैं बिना दवाइयों के जमीन पर कैसे रेंगता हूँ। यहाँ तक कि सांस लेना भी असहनीय पीड़ा बन गया था। मैं घावों से भरी एक मरती हुई मछली की तरह फर्श पर पड़ा था और मेरी चेतना धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। मैंने अपनी जिंदगी के किसी ऐसे पल को याद करने की कोशिश की जो दर्द से भरा न हो, लेकिन मुझे एक भी याद नहीं आया। मेरी मदद के लिए बढ़ा हुआ हाथ मेरी बहनों ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वे मुड़कर चली गईं और जाते जाते बस एक धीमी सी बद्दुआ छोड़ गईं। मनहूस, मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन अब मेरे भीतर संघर्ष करने की भी ताकत नहीं बची थी। ये मेरा दूसरा पुनर्जन्म था। मैंने हर कदम सोच समझ कर रखा, अनगिनत योजनाएं बनाई, लेकिन अंत में भी मैं उस नियत नायक के हेलों को नहीं हरा सका। यह दुनिया एक ऐसे प्रोटैगनिस्ट की नॉवल थी जिसे किस्मत का वरदान मिला हुआ था।
मेरी बहनें इस कहानी की मुख्य विलन्स थीं, लेकिन फेट के प्रभाव में वे अंततः जूलियन के साथ ही जुड़ने वाली थीं और उसकी वफादार डॉग्स बनकर रह जातीं। उन्हें उस भविष्य से बचाने के लिए मैंने पागलों की तरह कोशिश की, बार बार जूलियन के असली इरादों को उजागर करना चाहा, लेकिन उनकी नजरों में मैं सिर्फ एक जलन से भरा भाई था जिसे उनका प्यार किसी और के साथ बांटना मंजूर नहीं था। वॉल्टन फैमिली का यंग मास्टर होने से लेकर एक बदसूरत, अपंग और सबकी नफरत का पात्र बनने तक मैंने सब कुछ झेला। चाहे मैं कितनी भी बार पुनर्जन्म लेता, जूलियन हमेशा तीनों वॉल्टन सिस्टर्स के दिलों में अपनी जगह बना लेता और मेरी जगह सबसे महत्वपूर्ण इंसान बन जाता। मुझे पता था कि जब मैं अगली बार आंखें खोलूंगा तो सब कुछ फिर से शुरुआत पर लौट जाएगा, लेकिन इस बार मैं सचमुच थक चुका था। तभी एक परिचित आवाज सुनाई दी, ईथन, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या मेरा बनाया खाना तुम्हें पसंद नहीं आया? मैं चौंक गया। यह जूलियन की आवाज थी। इस समय तक वह मेरा दोस्त बन चुका था और कई बार मेरी बहनों की मदद करके वॉल्टन फैमिली का लकी चार्म कहलाने लगा था। उसने अब अपने पुराने फटे कपड़े नहीं पहने थे। उसकी जगह उसने वह डिजाइनर आउटफिट पहन रखा था जो मैंने उसे दिया था। इस वक्त वह मुझसे ज्यादा वॉल्टन फैमिली का यंग मास्टर लग रहा था। उसके चेहरे पर दुख का दिखावटी भाव था। एक बड़ा आदमी बच्चों की तरह होंठ काटते हुए बोला, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें यह पसंद नहीं है। तुम बताओ क्या खाना चाहते हो, मैं बना कर दूंगा। मैंने खास तौर पर मिसेस डेविस से पूछा था। उन्होंने कहा था कि सी फूड तुम्हारा पसंदीदा है। क्या तुम इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि मैंने इसे बनाया है? चिंता मत करो, मैंने उनकी बताई हर स्टेप बिल्कुल फॉलो की है। उसका नाटक काफी देर से चल रहा था, लेकिन मैं चुप रहा। मेरी खामोशी देखकर जूलियन बेचैन हो गया। ईथन, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या इसलिए क्योंकि मैं प्रोजेक्ट से आया हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं गंदा हूँ? मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ कुछ बेमतलब आवाजें निकलीं। मैंने अपना हाथ गले पर रखा और खुद को बोलने के लिए मजबूर करने लगा। मुझे डर था कि अगर जूलियन नाराज हो गया तो मेरी तीनों बहनें, जो उसे सिर आंखों पर बिठाती थीं, मुझे फिर से सताने का बहाना ढूंढ लेंगी। लेकिन मैं एक पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाया। क्लोई की नजरें जूलियन और मेरे बीच घूमी और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। ईथन, क्या वॉल्टन फैमिली के लोग ऐसे व्यवहार करते हैं? जूलियन ने इसमें अपना दिल लगा दिया है। चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं, तुम इसे खाओगे। मैंने आंखें झुका लीं और मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। तुम तीनों की आंखों में अब जूलियन के अलावा कोई दिखाई ही नहीं देता। मैं तुम्हें नीचा कैसे दिखा सकता हूँ? आखिर कुछ समय बाद तो तुम वॉल्टन फैमिली के दूसरे मालिक बन जाओगे और मेरी क्या औकात है? एक ऐसा अपंग जिसे घर से निकालकर प्रोजेक्ट्स में रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जो नहीं जानता वह तो यही समझेगा कि जूलियन तुम्हारा असली भाई है। ओह, भूल गया, भाई नहीं, लवर बॉय। और वैसे भी किसे याद है कि मुझे सी फूड से एलर्जी है? क्या मेरी जान की कोई कीमत नहीं? अचानक डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा गया। जो तीनों महिलाएं कुछ क्षण पहले मुस्कुरा रही थीं, उनके चेहरे ठंडे पड़ गए और किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने सामने रखा भारी और घिनौना सी फूड खाना शुरू कर दिया। हर निवाले के साथ उल्टी आने की इच्छा को दबाता रहा। किसी तरह मैंने सब खत्म किया और जूलियन की तरफ मुस्कुराने की कोशिश की। क्लोई का चेहरा पहले से ही काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसकी किसी छिपी हुई नस को छू लिया हो। अब जब उसने मुझे पीला पड़ता चेहरा लिए उठकर जाते देखा तो उसने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया। ईथन, क्या आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्यों ना ओलिविया तुम्हें चेक कर ले? ओलिविया एक डॉक्टर थी। मेरी पिछली जिंदगी में वही थी जिसने मेरे हार्ट मेडिकेशन लिखे थे और वही थी जिसने बाद में वे दवाइयां बंद कर दी थीं। उसने मुझे असहनीय पीड़ा में तड़पते देखा था, मानो वह पूरी तरह भूल चुकी हो कि मैं कभी उसका सबसे प्यारा छोटा भाई हुआ करता था। मैं सीढ़ियों पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। मेरा चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। सिर्फ एक एलर्जी रिएक्शन से मैं नहीं मरूंगा। मैं बस बहुत थक गया हूँ। कृपया मुझे और मत सताओ। तुम जो कहोगे मैं मान लूंगा। मैं तुम्हारी सी फूड एलर्जी जानबूझकर नहीं भूली थी। जानबूझकर नहीं। कितना दयनीय और हास्यास्पद बहाना। मैं अब उनके इस नाटक में साथ देने के मूड में नहीं था। बिना एक पल गंवाए मैं मुड़कर चला गया। जिस क्षण जूलियन इस घर में आया था, उसी क्षण मुझे समझ आ गया था कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, कभी किसी का चहेता नहीं बन पाऊंगा। इसलिए मैंने हार मान ली थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे बिखरे हुए विचार टूट गए। बाहर फिर वही जूलियन खड़ा था, अपने हमेशा वाले दयनीय और दिल तोड़ देने वाले अभिनय के साथ। उसकी आवाज में आंसुओं की नमी थी। वह लगातार दरवाजा खटखटा रहा था, मानो अगर मैंने दरवाजा न खोला तो वह पूरी रात ऐसा ही करता रहेगा। ईथन, क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें नाराज कर दिया? मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, ठीक है? क्या हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं? उसकी आवाज शिकायत और दुख से भरी हुई थी। लेकिन उसी समय मुझे अपने कानों के पास एक और आवाज सुनाई दी। वह भी जूलियन की ही आवाज थी, मगर जो शब्द वह कह रही थी
वे उसके मुंह से निकले शब्दों के बिल्कुल उलट थे। सिस्टम, आखिर ईथन को हुआ क्या है? उसकी हाल की हरकतें स्क्रिप्ट में नहीं थीं। अब उन फीमेल साइड कैरेक्टर्स को लग रहा है कि मैं उसे बुली कर रहा हूं और मेरी फेवरेबिलिटी पूरे 10 पॉइंट्स गिर गई है। तभी एक ठंडी मैकेनिकल वॉइस सुनाई दी। चिंता मत कीजिए होस्ट, मैंने जांच कर ली है। उनकी फेवरेबिलिटी अभी भी 50 से ऊपर है। ये गिरावट अभी पूरी तरह कंट्रोल में है। मेरा पूरा शरीर जैसे बर्फ की गुफा में डूब गया। रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कमरा गर्म था, फिर भी मैं कांपना बंद नहीं कर पा रहा था। वही आवाजें फिर से। पिछली जिंदगी में जब जूलियन ने उस कार एक्सीडेंट की योजना बनाई थी जिसने मुझे कुछ समय के लिए कोमा में पहुंचा दिया था, तब से मैं अक्सर उसे इस मैकेनिकल वॉइस के साथ बात करते सुनता था। मैंने उन्हें वॉल्टन फैमिली को बर्बाद करने और उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाने की योजनाएं बनाते सुना था। जैसे ही मैं कोमा से जागा, मैं तुरंत क्लोई के पास गया और उसे सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन मेरी हर बात के बदले मुझे सिर्फ उसकी ठंडी और घृणा से भरी नजर मिली। तभी जूलियन क्लोई के प्राइवेट स्टडी रूम से बाहर आया। वह कमरा जहां किसी और को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वह एक परफेक्ट मैनिपुलेटर की तरह दिख रहा था। क्लोई, शायद ईथन से बस एक पल की गलती हो गई। कोई बात नहीं, मैं उसे माफ कर देता हूँ। उसकी इस महानता दिखाने वाली एक्टिंग ने क्लोई का चेहरा और भी कठोर कर दिया। ईथन, तुम इतने गिर कैसे गए? पहले तुमने कार एक्सीडेंट का झूठा आरोप लगाकर जूलियन को फंसाने की कोशिश की और अब मेरे सामने उसकी बदनामी कर रहे हो, जबकि जब तुम कोमा में थे वही तुम्हारी देखभाल कर रहा था और मुझसे बार बार कह रहा था कि मैं तुम्हें दोष न दूं। उसके बाद क्या हुआ मुझे ज्यादा याद नहीं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि उसी दिन मुझे सचमुच वॉल्टन फैमिली से निकाल दिया गया था। मेरे छोटे से सूटकेस में बस कुछ साधारण कपड़े थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन क्लोई के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया जब उसने मुझे दरवाजे से बाहर धक्का दिया। उसने मुझे कीचड़ और गंदगी में सना हुआ देखा और ठंडी आवाज में कहा, ईथन, चूंकि तुम जूलियन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आज से वॉल्टन फैमिली तुम्हें अपना यंग मास्टर नहीं मानेगी। उस पहचान के बिना मैं क्या था, ये याद आते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा। अब वह कौन सा नया नाटक कर रहा था? मुझे अंदाजा लगाने की जरूरत भी नहीं थी। मैं जानता था कि जूलियन दरवाजे के बाहर अकेला नहीं था। बस ये नहीं जानता था कि इस बार वह किसकी फेवरेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं वैसे भी वॉल्टन फैमिली छोड़ने वाला था। जब बचना संभव नहीं था तो मैंने गहरी सांस ली, दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, जूलियन का खटखटाने वाला हाथ हवा में ही रुक गया। वह बिल्कुल नहीं घबराया। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैं एक कदम पीछे हट गया। अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, ठीक है? वह बोला, लेकिन उसकी आंखें बार बार उसके पीछे खड़ी मेरी तीसरी बहन सोफिया की ओर जा रही थीं। पिछली जिंदगी में भी वह मेरे साथ तभी अच्छा व्यवहार करता था जब मेरी बहनें आसपास होती थीं। अभी जो वह इतने समय से अभिनय कर रहा था, वह शायद पूरी तरह सोफिया को दिखाने के लिए था। सोफिया काफी देर तक चुप रही। जब उसने आखिरकार बोलना शुरू किया तो हमेशा की तरह जूलियन का ही पक्ष लिया। उसने मुझे गौर से देखते हुए कहा, ईथन, पिछले कुछ दिनों में मैंने क्लोई और ओलिविया से बहुत कुछ सुना है। क्या तुम्हारे और जूलियन के बीच कोई गलतफहमी है? तुम दोनों तो अच्छे दोस्त थे, है ना? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमसे इग्नोर होने के बाद वह कितनी बार अकेले में रोया है। ऐसा करते हैं, मैं एक बहुत प्रसिद्ध थेरेपिस्ट को जानती हूँ। अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात है जो तुम क्लोई या ओलिविया से नहीं कहना चाहते तो मुझे बता सकते हो। मैं कल तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाऊंगी। ठीक है, तो तुमने मेरी एक भी बात नहीं समझी और अब मुझे थेरेपिस्ट के पास भेजना चाहती हो। सही है, तुम्हारी नजर में जो भी जूलियन को पसंद नहीं करता उसके दिमाग में जरूर कोई समस्या होगी, है ना? जब तुमने अपने फैंस को मेरे खिलाफ साइबर बुलिंग करने दिया था तब तो तुम्हें मेरी मेंटल हेल्थ की चिंता नहीं हुई, या फिर यह सब जूलियन का बदला लेने के लिए है? क्या तुम मुझे किसी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में बंद करवाना चाहती हो? सोफिया एकदम से जड़ हो गई। उसके चेहरे के भाव बुरी तरह बदल गए। उसने पहले जूलियन की तरफ देखा, फिर मेरी ओर, और आखिर में अविश्वास से अपने ही हाथों को घूरने लगी। ईथन, क्या मैंने सच में कुछ गलत किया? प्लीज मुझसे नफरत मत करो, ठीक है? मेरे चेहरे पर सिर्फ सतर्कता थी। मैंने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही बाहर से एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई, जिसके बाद जूलियन की दर्द भरी कराह सुनाई दी। सिस्टम वार्निंग, फीमेल साइड कैरेक्टर सोफिया की फेवरेबिलिटी 10 पॉइंट्स कम हो गई है। करंट फेवरेबिलिटी अब 50 से नीचे गिर चुकी है। होस्ट, कृपया जितनी जल्दी हो सके इसे वापस बढ़ाने का तरीका खोजिए। तभी सोफिया की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, मुझसे उस लहजे में बात करने की हिम्मत मत करना। मेरी दो बेवकूफ बहनें शायद तुम्हारे झांसे में आ गई हों, लेकिन मैं नहीं। बेहतर होगा कि तुम मुझे कोई संतोषजनक एक्सप्लेनेशन दो, नहीं तो मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगी। इसके बाद की बातें मैं नहीं सुन पाया क्योंकि वे शायद वहां से दूर चले गए थे। मैं सोफिया के अचानक बदले हुए व्यवहार को समझ नहीं पाया और सच कहूं तो समझना भी नहीं चाहता था। जिस तरह वे तीनों पहले ही जूलियन का बचाव कर रही थीं, उसे देखकर साफ था कि देर सवेर वे पिछली जिंदगी की वही गलतियां दोहराएंगी।
जूलियन वॉल्टन फैमिली के साथ आगे क्या करने वाला था, इससे अब मेरा कोई लेना देना नहीं था। मेरे लिए सबसे जरूरी चीज बस जिंदा रहना था। मैं अब बहुत कम वॉल्टन एस्टेट जाता था और उसी अनुपात में जूलियन वहां ज्यादा दिखाई देने लगा था। वॉल्टन फैमिली ने हमेशा मेरी पहचान सार्वजनिक दुनिया से छिपा कर रखी थी ताकि मुझे अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। बाहर की दुनिया बस इतना जानती थी कि वॉल्टन फैमिली का एक यंग मास्टर है जिसकी तबीयत बचपन से कमजोर है और जिसे परिवार ने बहुत प्यार से पाला है, लेकिन वह कौन है यह कोई नहीं जानता था। अब लगभग पूरी तरह जूलियन ने यह पहचान अपने नाम कर ली थी। उसने कभी सीधे तौर पर दावा नहीं किया, लेकिन कभी इनकार भी नहीं किया। जब लोग उससे पूछते तो वह बस मुस्कुराकर चुप रह जाता। दूसरों की नजर में यह उसी बात की मौन स्वीकृति थी कि वही वॉल्टन फैमिली का यंग मास्टर है। मेरा रूममेट केविन मुझे देखकर व्यंग्य से हंसा। ईथन, क्या बात है, आजकल तुम जूलियन के साथ दिखाई नहीं देते। सेमेस्टर की शुरुआत में तो तुम दोनों हमेशा वॉल्टन फैमिली की कार में साथ आते थे। क्या हुआ, झगड़ा हो गया या उसने तुम्हें कार से भी बाहर निकाल दिया? मैंने उसकी तरफ एक नजर डाली, फिर सिर झुकाकर अपना होमवर्क व्यवस्थित करने लगा, मानो उसने कुछ कहा ही न हो। केविन ने तिरस्कार से कहा, अब तो जूलियन भी तुम्हें भाव नहीं देता। वॉल्टन फैमिली की सीढ़ी चढ़ने में नाकाम रहे तो कम से कम इतना घमंड दिखाना बंद करो। जैसे ही उसने यह कहा, जूलियन कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसने संयोग से सारी बातें सुन ली हों। उसने बनावटी नरमी से कहा, केविन, जाने दो, ये तो सब जानते हैं कि ईथन मुझसे नफरत करता है। मैं उसे मुझे पसंद करने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकता। केविन ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मुझे बस इसका यह पाखंडी रवैया पसंद नहीं। पहले तो यह हर समय तुम्हारे पीछे घूमता था, अब यह नया नाटक क्यों? जूलियन ने नजरें झुका लीं, कुछ क्षण सोचने का अभिनय किया, फिर मेरी तरफ देखकर मन ही मन क्रूरता से बोला, मैं देखना चाहता हूं कि तुम यह नाटक आखिर कब तक जारी रख सकते हो। अपनी धमकियां देकर वे दोनों बाहर निकल गए, लेकिन डॉर्म रूम का दरवाजा बंद करने से पहले जूलियन ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ साफ गणना और चालाकी झलक रही थी। मैंने उसे फिर सिस्टम से बात करते सुना। सिस्टम, इस समय सबसे ज्यादा फेवरेबिलिटी किसकी है? मैकेनिकल वॉइस ने जवाब दिया, वर्तमान में सबसे ज्यादा फेवरेबिलिटी क्लोए की है, लेकिन 60 पॉइंट्स अभी भी बहुत कम है। यदि आप एक हफ्ते के भीतर इसे 80 तक नहीं बढ़ाते तो आप आने वाले प्लॉट पॉइंट्स की भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। अपकमिंग प्लॉट पॉइंट्स। यह शब्द सुनते ही मुझे कुछ याद आया। मुझे याद था कि जल्द ही क्लोई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए समुद्र के रास्ते यात्रा करेगी और बीच समुद्र में फंस जाएगी। उस समय जूलियन उसे बचाएगा और वही घटना उनके रिश्ते की नींव बनेगी। लेकिन इससे मुझे क्या? इसका मेरे साथ क्या संबंध था? मैंने अपने सामान समेटे और लाइब्रेरी की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में लोगों की अजीब नजरें मेरा पीछा करने लगीं। वे मेरी ओर इशारा कर रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। क्या वही लड़का है जिसके बारे में ऑनलाइन फोरम पर पोस्ट आई थी? मैंने सिर झुकाए रखा और उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक साफ और परिचित आवाज ने मेरे कदम रोक दिए। पता नहीं कैसे जूलियन फिर से लाइब्रेरी के पास दिखाई दे गया। वह तेजी से मेरे पास आया और मेरी बांह कसकर पकड़ ली, जिससे मैं आगे नहीं बढ़ सका। ईथन, उनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये सब सिर्फ एक गलतफहमी है। उसके चेहरे पर चिंता का मुखौटा था, लेकिन मैं जानता था कि उसके हर शब्द के पीछे कोई न कोई नई चाल जरूर छिपी हुई थी। शायद वे तुम्हारी बातों पर विश्वास न करें, लेकिन मैं करता हूँ। जूलियन ने यह शब्द कहे, लेकिन उसने सिर्फ अपनी भावनाओं को बार बार दोहराया। उसने मेरी बेगुनाही का एक भी सबूत पेश नहीं किया। देखने वालों को बस उसकी दयालुता दिखाई देती। कोई यह सोचने की कोशिश भी नहीं करता कि शायद मैंने वास्तव में कुछ गलत किया ही नहीं। यह तो बिल्कुल वही बात हुई, चोर ही चिल्ला रहा हो, चोर पकड़ो। मेरी खामोशी को अपराध स्वीकार करने के रूप में लिया गया और भीड़ की गालियां और तेज हो गईं। जूलियन का चेहरा मुझसे भी ज्यादा दुखी और बेबस दिख रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे जब वह मेरी तरफ देख रहा था। फिर वही पुराना नाटक। क्या जूलियन के पास रोने के अलावा कोई और तरीका नहीं है? मैंने नजरें झुका लीं। मैं बस उससे दूर जाना चाहता था, लेकिन उसकी पकड़ से खुद को छोड़ा नहीं पा रहा था। वार्निंग, फीमेल साइड कैरेक्टर सोफिया पास आ रही है। होस्ट, कृपया अपना पर्सोना बनाए रखें और ऐसे किसी भी कार्य से बचें जिससे फेवरेबिलिटी कम हो। यह सुनते ही जूलियन का चेहरा तुरंत बदल गया। अगले ही पल उसने रोती हुई आवाज में कहा, कृपया ईथन के बारे में ऐसी बातें मत करो। वह ऐसा इंसान नहीं है। तुम सब उसे गलत समझ रहे हो। उसके इस अभिनय को देखकर तो कोई भी यही सोचता कि हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। मैंने कथित रूप से तुम्हारी बहनों को बहकाया है, फिर भी तुम इस तरह मेरा बचाव कर रहे हो। कितने दयालु हो तुम। मैंने सिर झुका लिया और व्यंग्य से हंस पड़ा। तभी मेरी नजर अपनी लाल और सूजी हुई कलाई पर गई। दर्द अब जाकर महसूस हुआ। उसी समय भीड़ के किनारे से सोफिया की आवाज सुनाई दी। किस तरह का इंसान नहीं? उसने कहा।
टोपी और सनग्लासेस पहने होने के बावजूद उसकी आकर्षक मौजूदगी छिप नहीं सकी। उसके कट्टर फैंस ने उसे तुरंत पहचान लिया। क्या वह सोफिया वॉल्टन है? जरूर वही है। लगता है वह जूलियन का समर्थन करने आई है। आखिर उसका भाई ईथन जैसे इंसान के झांसे में आ गया है, फिर भी उससे दोस्ती निभा रहा है। चारों तरफ शोर और फुसफुसाहट का अंबार था, लेकिन इस पूरे तमाशे के केंद्र में खड़ा मैं खुद को उससे पूरी तरह अलग महसूस कर रहा था। यह नाटक आखिर खत्म कब होगा? सोफिया तो जूलियन का साथ देने आई है ना? फिर वह इंतजार किस बात का कर रही है? क्या उसे अभी तक दौड़कर नहीं आ जाना चाहिए था, मुझे धक्का देकर गिराने और सबके सामने अपमानित करने के लिए? सोफिया ने भौहें सिकोड़ लीं। भीड़ की हैरान और उत्सुक निगाहों के बीच वह सीधे जूलियन की ओर बढ़ी। फिर उसके पीछे खड़े मुझे वह केक थमा दिया जो उसके हाथ में था। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से स्नेह से भरी हुई थी। ईथन, मैं हाल में काम में बहुत व्यस्त थी, इसलिए तुमसे मिलने का समय नहीं निकाल पाई। कैंपस लाइफ की आदत हो गई। अगर चाहो तो यूनिवर्सिटी के पास वाले मेरे अपार्टमेंट में आकर रह सकते हो। और हाँ, ये स्ट्रॉबेरी केक तुम्हारे लिए लाई हूँ। आज जल्दी में थी, इसलिए तुम्हारी पसंदीदा बेकरी से नहीं ला सकी, लेकिन अगली बार जरूर लेकर आऊंगी, ठीक है? पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। भीड़ स्तब्ध थी, यहाँ तक कि जूलियन का चेहरा भी धीरे धीरे बदसूरत होता जा रहा था। मैंने होंठ भींच ली और केक लेने के लिए हाथ तक नहीं बढ़ाया। ये कौन सा नया पागलपन है? समझ गया, तुम फिर वही पुरानी चाल चल रही हो। सबको हमारे रिश्ते के बारे में गलतफहमी में डालोगी ताकि स्कूल के लोग मुझे तंग करें, है ना? सोफिया, तुम्हें एक ही तरीका बार बार इस्तेमाल करते थकान नहीं होती। स्टूडेंट्स और तुम्हारे पागल फैंस मिलकर मेरे खिलाफ हो जाएंगे। पिछली बार की तरह मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया जाए तो वह भी शायद कम सजा होगी। उस हड्डियों तक उतर जाने वाले दर्द और अपमानजनक निगाहों की याद से मेरा शरीर कांप उठा। जैसा हमेशा होता था, जूलियन से जुड़ी कोई भी चीज मेरे लिए कभी अच्छी नहीं होती थी। मेरे मन की आवाज सुनते ही सोफिया का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने तुरंत एक माइक्रोफोन छीन लिया और ऊंची आवाज में भीड़ से कहा, तुम लोग आखिर कैसी बातें कर रहे हो? ईथन ने मुझे बहकाया। वॉल्टन फैमिली का हमेशा से सिर्फ एक यंग मास्टर रहा है और वह ईथन है। जूलियन तो हमारे घर का एक नौकर है। वह वॉल्टन फैमिली का यंग मास्टर कब से बन गया? सिस्टम के ब्रॉडकास्ट के अनुसार सोफिया की फेवरेबिलिटी तेजी से गिर रही थी और पहली बार जूलियन सचमुच घबरा गया। उसे पूरा विश्वास था कि सोफिया उसके लिए दया रखती है और कभी भी सबके सामने यह नहीं बताएगी कि वह वॉल्टन हाउसहोल्ड में सिर्फ एक सर्वेंट है। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। कुछ ही क्षण पहले जो लोग मुझे गालियां दे रहे थे, उनकी जहरीली और संदेह भरी निगाहें अब सीधे जूलियन की तरफ मुड़ चुकी थीं। उसका चेहरा राख की तरह सफेद पड़ गया। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे जब वह चिल्लाया, तो क्या हुआ अगर मैं एक सर्वेंट हूँ? मैं अपनी मेहनत से पैसा कमाता हूँ। तुम अमीर लोगों की तरह नहीं, जिन्हें जन्म से ही सब कुछ चांदी की थाली में मिल जाता है। तुम लोग जो चाहो बस मांग लेते हो और पा लेते हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी गरिमा को कुचल सकते हो। मेरा फैमिली बैकग्राउंड भले तुम्हारे जितना अच्छा ना हो, लेकिन मैं किसी भी तरह तुमसे कम नहीं हूँ। उसके इस भावुक विस्फोट ने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया, यहाँ तक कि सोफिया के चेहरे पर भी दुर्लभ अपराध बोध दिखाई दिया। मौका देखकर जूलियन मुड़ा और रोते हुए वहां से भाग गया। सिस्टम ने तुरंत घोषणा की, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, फीमेल साइड कैरेक्टर सोफिया की फेवरेबिलिटी में 30 पॉइंट्स की वृद्धि हुई है। करंट फेवरेबिलिटी वापस 50 पर पहुंच गई है। अब जबकि सभी को पता चल गया था कि वॉल्टन फैमिली का असली हेर मैं हूं, लोगों का मेरे प्रति रवैया अजीब हो गया। केविन ने तो उस एनोनिमस थ्रेड के नीचे सार्वजनिक रूप से माफी भी पोस्ट कर दी, जिसमें उसने मुझ पर ऊपर पहुंचने के लिए लोगों को बहकाने का आरोप लगाया था। मैंने ये पोस्ट सिर्फ इसलिए लिखी क्योंकि मैंने जूलियन की बातों पर विश्वास कर लिया था। सारे संदिग्ध सबूत उसी ने मुझे दिए थे। उसने मुझे एक पॉन की तरह इस्तेमाल किया। ईथन, मैं दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे सच में अफसोस है। अचानक माहौल बदल गया। ज्यादा से ज्यादा लोग जूलियन को कोसने लगे। वे उसे घमंडी, चालाक और एहसान फरामोश कह रहे थे। उनका कहना था कि उन्होंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो ऊपर से आत्मनिर्भर और सिद्धांतवादी बनने का दिखावा करते हैं। वह दावा करता था कि उसे स्टेटस की परवाह नहीं। फिर जब सर्वेंट होने की बात सामने आई तो वह इतना बौखला क्यों गया? अगर उसे सच में पहचान की परवाह नहीं थी तो उसने लोगों को यह गलतफहमी क्यों पालने दी कि वही वॉल्टन फैमिली का यंग मास्टर है? लेकिन सच कहूं तो मैं फोरम पर हो रही इन चर्चाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि क्लोई का फोन आया था। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी जब उसने मुझे घर आने का आदेश दिया। कारण का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। वह जूलियन का पक्ष लेने वाली थी। मैं जानबूझकर समय खींचता रहा और शाम ढलने के बाद ही वॉल्टन एस्टेट पहुंचा।
जब मैंने दरवाजा खटखटाया और अंदर गया तो देखा कि जूलियन मेरी तीनों बहनों के बीच बैठा रो रहा था। वह दृश्य लगभग उसी अंतिम दृश्य की हूबहू प्रतिकृति था जो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में मरने से पहले देखा था। सब कुछ फिर से दोहराया जा रहा था। सोफिया सबसे ज्यादा उलझी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह मेरे पास आना चाहती है, लेकिन आखिर में वह जूलियन के बगल में ही बैठी रही। ईथन, इस बार तुमने हद कर दी। मैंने हद कर दी। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैंने किया क्या है। जूलियन ने खुद अपनी पहचान साफ नहीं की। उसने लोगों को यह अफवाह फैलाने दी कि मैं बुरा इंसान हूँ। क्या मैंने उसके खिलाफ एक भी बुरी बात कही? क्या मैंने कभी खुद का बचाव करने की कोशिश की? फिर मुझे एहसास हुआ, सही है, इन्हें लगता होगा कि यह सब भी जूलियन को फंसाने के लिए मेरा कोई जाल है। लेकिन कोई इतना ध्यान नहीं देता कि पिछली जिंदगी की घटनाओं के बाद मैं अब ठीक से बोल भी नहीं सकता। उनके आरोपों को समझते हुए मैं दरवाजे पर ही रुक गया। मैंने एक कदम भी अंदर नहीं रखा। इस परिवार में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची थी। सोफिया का चेहरा अचानक बदल गया, जैसे उसे आखिरकार कोई महत्वपूर्ण बात समझ आ गई हो। वह घबराकर मेरी ओर दौड़ी। ईथन, ईथन, तुम। उसी समय जूलियन का सिस्टम बुरी तरह बीप करने लगा, क्योंकि ओलिविया और सोफिया दोनों की फेवरेबिलिटी तेजी से गिर रही थी। केवल क्लोई ही थी जिसने मुझे एक गहरी समझ से परे नजर से देखा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये देखकर जूलियन ऐसे क्लोई का हाथ पकड़ने लपका जैसे वह उसकी आखिरी उम्मीद हो। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। क्लोई, तुम जानती हो कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैंने कभी इस परिवार के पैसे की परवाह नहीं की। मुझे सिर्फ आप लोगों की परवाह थी। आप सब मेरे असली परिवार जैसे हो। आपने मुझे घर का प्यार दिया। शायद मेरी मौजूदगी से ईथन को खतरा महसूस हुआ, इसलिए वह। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, ओलिविया ने उसे ठंडे स्वर में काट दिया। इसीलिए वह क्या? तुम कहते हो कि तुम वॉल्टन फैमिली में पैसे के लिए नहीं आए थे? हाँ, इस पर कौन विश्वास करेगा? उसकी आंखों में ठंडा उपहास था। अगर तुम्हें सच में पैसे की परवाह नहीं थी तो फिर वे लिमिटेड एडिशन कपड़े और स्पोर्ट्स कार्स क्यों स्वीकार किए जो ईथन ने तुम्हें दिए थे? तब तुम्हारा आत्मसम्मान और सिद्धांत कहाँ चले गए थे? सोफिया अभिनय में माहिर थी, लेकिन सोचने में हमेशा धीमी रही थी। अब जब ओलिविया ने बात साफ कर दी तो उसे भी जूलियन की कहानी में मौजूद खामियां दिखाई देने लगीं। सही कह रही है। अगर तुम्हें सच में परवाह नहीं थी तो तुम हर दिन ईथन के पीछे पड़कर फैमिली कार में स्कूल जाने की जिद क्यों करते थे? जब लोग तुम्हें वॉल्टन हेयर समझते थे तब तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? बात यह नहीं कि तुम्हें स्टेटस की परवाह नहीं थी। सच तो यह है कि तुम्हें उसकी बेहद परवाह थी। एक ही पल में उनकी फेवरेबिलिटी लगभग शून्य के करीब पहुंच गई। जूलियन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। अब उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ क्लोई थी। उसने मजबूती से उसका हाथ थाम रखा था। क्लोई की आंखें थोड़ी नरम पड़ गईं। उसने धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा और शांत स्वर में कहा, जूलियन, डरो मत। जब तक तुमने कुछ गलत नहीं किया है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, इसलिए तुम मुझे निराश नहीं कर सकते। जूलियन क्लोई के सहारे टिक गया। कमरे के उस कोने से जहां किसी और की नजर नहीं पहुंच सकती थी, उसने मेरी तरफ एक चुनौती भरी मुस्कान फेंकी। भले ही ओलिविया और सोफिया की फेवरेबिलिटी खत्म हो गई हो, लेकिन वॉल्टन फैमिली में असली ताकत क्लोई के हाथ में है। जब तक उसका दिल मेरे पास है, मुझे किस बात की चिंता? आखिरकार इस घर का मालिक तो मैं ही बनूंगा। फिर उसने सिस्टम से कहा, वैसे भी ओलिविया और सोफिया की फेवरेबिलिटी अब बर्बाद हो चुकी है। जो थोड़ा बहुत बचा है उसे मैं क्लोई से जुड़े अगले प्लॉट पॉइंट के बदले में इस्तेमाल कर लूंगा। सिस्टम ने चेतावनी दी, होस्ट, क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? नेगेटिव फेवरेबिलिटी पूरी तरह अलग चीज है। ये साइड कैरेक्टर्स आपके लिए सिर्फ घृणा महसूस करेंगी। जूलियन हंस पड़ा। वे सिर्फ 2 साइड कैरेक्टर्स हैं। वे मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? चाहे वे मुझसे कितनी भी नफरत करें, एक्सचेंज अभी करो। टिंग, प्लॉट पॉइंट एक्सचेंज सक्सेसफुल। करंट फेवरेबिलिटी, ओलिविया 10, सोफिया 20, प्लॉट पॉइंट अनलॉक्ड। आधे महीने बाद क्लोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाते समय समुद्र में फंस जाएगी। होस्ट पहले से तैयारी करके उसे बचा सकता है और इस तरह उसका दिल पूरी तरह जीत सकता है। जूलियन के चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल गई। उसकी योजना समझते ही मेरे होंठों पर ठंडी हंसी आ गई। तो फिर क्लोई को बचाने के लिए शुभकामनाएं। सिस्टम की मदद से तुम जरूर सफल हो जाओगे। उसकी जान बचाने के बाद वह पूरी तरह तुम पर मोहित हो जाएगी। शायद तुम उसी बहाने उससे शादी भी कर लो और वह मान भी जाए। मैंने मन ही मन व्यंग्य किया। क्या शानदार भविष्य होगा। एक ऐसा आदमी जो वॉल्टन फैमिली को बर्बाद करना चाहता है, उसी परिवार में शादी करके घुस जाएगा। क्लोई से शादी करेगा और साथ ही ओलिविया और सोफिया को भी अपने जाल में फंसाए रखेगा। सचमुच पूरे परिवार का भाग्य चमक जाएगा। मेरी तरफ से तुम सबको शुभकामनाएं। हमेशा के लिए एक दूसरे से बंधे रहना। क्लोई ने मुझे फिर उसी जटिल और गहरी नजर से देखा जिसे मैं कभी समझ नहीं पाया, लेकिन मैंने एक अनुमान लगाया। शायद वह मुझे पिछली जिंदगी की तरह घर से निकालना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। इसलिए मैंने खुद ही अपना सामान बांधा और वॉल्टन एस्टेट छोड़ दिया। इस बार मैं अपना हर सामान साथ ले गया, यहाँ तक कि अपने पैसों के लिए नया बैंक कार्ड भी बनवा लिया। इसलिए पिछली जिंदगी की तरह मेरी हालत दयनीय नहीं हुई। मुझे किसी गंदे और जर्जर अपार्टमेंट में रहने की मजबूरी नहीं थी।
आश्चर्य की बात यह थी कि ओलिविया और सोफिया अक्सर मुझसे मिलने आने लगीं। मैं नहीं जानता था कि यह अपराध बोध था या कोई नया नाटक, लेकिन उनकी आंखों में दया साफ दिखाई देती थी। ओलिविया समय निकालकर आती, मुझसे ऐसे बातें करती जैसे किसी बच्चे को फिर से बोलना सिखा रही हो। जब मैं कोई जवाब नहीं देता तो वह उदास होकर लौट जाती। सोफिया भी कई बार मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन मैं हर बार सिर हिलाकर मना कर देता। घर छोड़े हुए आधा महीना बीत चुका था जब मुझे एक इनविटेशन मिला। ये मेरे पसंदीदा पेंटर द्वारा आयोजित फ्लोटिंग आर्ट एग्जीबिशन का निमंत्रण था। ज्यादा सोचे बिना मैं वहां चला गया, लेकिन पहुंचकर पता चला कि यॉट पर बना एग्जीबिशन एरिया बेहद छोटा था। जहाज का अधिकांश हिस्सा अमीर और प्रभावशाली लोगों की पार्टी के लिए इस्तेमाल हो रहा था। वहीं मेरी नजर क्लोई पर पड़ी। उसके पास खड़ा था जूलियन, महंगे सूट में, पूरी तरह सजा धजा और आत्मविश्वास से भरा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से जानता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। उसके होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। उसने सिस्टम से कहा, चूंकि इस प्लॉट पॉइंट में किसी की मौत जरूरी है, तो वह ईथन क्यों नहीं हो सकता? अगर वह वॉल्टन फैमिली में पैदा नहीं हुआ होता तो आखिर उसकी कीमत क्या थी? वह मेरे लिए एक बेहतरीन स्टेपिंग स्टोन बन सकता है। कम से कम उसकी मौत किसी काम तो आएगी। क्लोई ने भी मुझे देख लिया था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं जैसे कोई बुरा एहसास उसे घेर रहा हो। उसने जूलियन की तरफ मुड़कर उससे कुछ पूछा, लेकिन जब उसने दोबारा मेरी ओर देखा तब तक मैं भीड़ में गायब हो चुका था। जूलियन की जहरीली आवाज फिर मेरे कानों में गूंजने लगी, मुस्कुराते रहो ईथन, आखिर में हंसेगा कौन ये जल्द ही पता चल जाएगा। मैंने गहरी सांस ली। मैं उसे कोसना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि शुरुआत कहाँ से करूं। मुझे पता था कि उसके इरादे बुरे हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथी इतने दुस्साहसी होंगे कि भरी भीड़ में मुझे ड्रग देकर किडनैप कर लें। जब मेरी आंख खुली तो मैं यॉट के किनारे से लटका हुआ था, बिल्कुल किसी मछली की तरह। मेरे नीचे कुछ ही मीटर दूर काला और उफनता समुद्र था। मेरे बगल में उसी हालत में जूलियन भी लटका हुआ था। मुझे होश में आता देखकर उसने तुरंत मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए। क्लोई, ईथन जाग गया है। तुम्हें ईथन को बचाना चाहिए। मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। पास खड़ा सूट पहने एक आदमी व्यंग्य से हंसा। तो क्लोई, फैसला कर लिया? एक तरफ तुम्हारा असली भाई है और दूसरी तरफ तुम्हारा लवर बॉय। तुम किसे बचाओगी? इस समय तक मैं जूलियन की योजना पूरी तरह समझ चुका था। वह बस क्लोई के चुनाव का इस्तेमाल करके मेरी आत्मा को तोड़ना चाहता था, लेकिन अफसोस इस बार उसने गलत हिसाब लगाया था। जिस दिन मैं पिछली जिंदगी में उस दर्दनाक मौत का शिकार हुआ था, उसी दिन मैंने परिवार के लिए बचा हुआ हर स्नेह और लगाव हमेशा के लिए छोड़ दिया था। ये अब मेरे लिए मायने नहीं रखता था। मुझे क्लोई के चुनाव की परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि मैं बचूंगा या नहीं। क्लोई ने धीरे से हाथ उठाया, एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर उसकी उंगली जूलियन की तरफ उठ गई। उसकी आवाज भारी थी। तुम जूलियन को छोड़ दो, वह निर्दोष है। सूट पहने आदमी जोर से हंस पड़ा। कमाल है क्लोई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक खूबसूरत लड़के के लिए अपने ही परिवार की बलि देने तक गिर जाओगी। मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था। उसने हाथ हिलाया और उसका एक आदमी जूलियन की रस्सी खोलने का नाटक करने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने मेरी एक रस्सी काट दी, जिससे दूसरी रस्सी भी टूटने के कगार पर पहुंच गई। वह आदमी फिर बोला, क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारी रिवर्स साइकोलॉजी नहीं समझूंगा? तुमने सिर्फ इसलिए कहा कि तुम्हें जूलियन की परवाह है क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचा दूंगा, है ना? या शायद उसने सच में वही कहा जो वह कहना चाहती थी। शायद उसे मेरी जान की उतनी परवाह नहीं थी जितनी इस बात की कि कहीं जूलियन खतरे में न पड़ जाए। जो भी हो, आखिर में तो दोनों बच ही जाएंगे और लाइफ बोट में बैठकर किस भी करेंगे। मुझे कमजोर धमकी की तरह इस्तेमाल करने के बजाय तुम्हें सीधे जूलियन को ही काट देना चाहिए था। क्लोई शायद दिल टूटने से रो पड़ती। क्लोई के चेहरे के भाव कई बार बदले। आखिर में उसने समझौता करने का फैसला किया। तुम्हें साउथ साइड प्रोजेक्ट की बोली चाहिए, है ना? मैं प्रतियोगिता से हट जाऊंगी, बस उसे छोड़ दो। जूलियन ने सहज रूप से समझा कि वह उसके बारे में बात कर रही है और भावुक होकर लगभग रो पड़ा। क्लोए, लेकिन सूट वाला आदमी उसे बीच में ही काटते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे सौदा करने की स्थिति में हो? साउथ साइड प्रोजेक्ट काफी नहीं है। मुझे वॉल्टन फैमिली और की कॉरपोरेशन के बीच हाल ही में हुई पार्टनरशिप भी चाहिए। यहाँ तक कि मैं भी उस पार्टनरशिप के बारे में जानता था। भविष्य में यही वह गुप्त समझौता था जिसे जूलियन बेचने वाला था, लेकिन यह आदमी अभी से उसे क्यों मांग रहा था? ऐसा लग रहा था कि प्लॉट मेरी जानकारी से अलग दिशा में बदल चुका था। जूलियन भी आदमी की लालच देखकर चौंक गया। यह उनकी तय योजना का हिस्सा नहीं था। उसका मकसद वॉल्टन फैमिली को हाई सोसाइटी में प्रवेश करने की सीढ़ी बनाना था, उसे बर्बाद करना नहीं। उसने 2 बार खांसकर आदमी को संकेत देने की कोशिश की, लेकिन जवाब में उसकी अपनी रस्सी को धमकी भरे अंदाज में काट दिया गया। आदमी गुर्राया, क्या खांस रहे हो? ये जानकारी मुझे तुमने ही दी थी। क्या हुआ? अब नहीं चाहते कि मैं इसका जिक्र करूं? जूलियन बुरी तरह घबरा गया। तुम कैसी बकवास कर रहे हो?
मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वह आंखों से लगातार इशारे कर रहा था, लेकिन वह भूल चुका था कि बाघ से सौदा करने के लिए खुद के पास भी ताकत होनी चाहिए, वरना तुम उसका शिकार बन जाते हो। उसके अलावा किसी को उस तथाकथित पार्टनरशिप एग्रीमेंट से कोई मतलब नहीं था, लेकिन सिस्टम पर अत्यधिक भरोसे के कारण वह यह मान बैठा था कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार ही होगा। उसी समय एक तेज हवा का झोंका आया। एक विशाल लहर ने यॉट को बुरी तरह झकझोर दिया और मेरी पहले से कमजोर रस्सी टूट गई। अचानक हालात बदलते देख जूलियन डर के मारे चीख पड़ा, क्लोई, मुझे बचाओ! और फिर उसने देखा कि क्लोई पूरी ताकत से मेरी तरफ दौड़ रही है। सिर्फ वही नहीं, मैं भी हैरान रह गया। मेरी आंखें अविश्वास से फैल गईं। क्लोई ने मुझे इतनी मजबूती से पकड़ा कि जैसे छोड़ने का सवाल ही न हो। उसने अपने शरीर को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया और मेरे गिरने से एक पल पहले खुद समुद्र में कूद गई। वह खारे समुद्री पानी के बड़े बड़े घूंट निगलते हुए मुझे तैरता रखने की कोशिश कर रही थी, किसी सहारे की तलाश में इधर उधर हाथ मार रही थी। फिर भी उसने मुझे सांत्वना देने की कोशिश की। ईथन, डरो मत, तुम्हारी बहन यहाँ है। मैं कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। ये कौन सा नया नाटक है? मैं मन ही मन उसे कोसने लगा। ढोंगी औरत, यहाँ तो तुम्हें जूलियन को गले लगाकर मेरे प्यारे जूलियन कहना चाहिए था। क्लोई का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। सौभाग्य से जिस रेस्क्यू टीम से मैंने पहले ही संपर्क कर लिया था वह बहुत जल्दी पहुंच गई। फिर भी जब उन्होंने मुझे स्पीड बोट पर खींचा तो मैं ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। क्लोई ने मेरे कंधों पर एक मोटा कोट डाल दिया। उसके बाद ही उसने दूर संघर्ष कर रहे जूलियन की तरफ देखा। जूलियन उतना भाग्यशाली नहीं था। समुद्र में गिरते ही एक बड़ी लहर उसे कई दर्जन मीटर दूर बहा ले गई थी। जब तक उसे बचाया गया उसकी सांसें लगभग बंद हो चुकी थीं। जूलियन की नीयत पर मुझे पहले से शक था, इसलिए मैंने पहले ही तैयारी कर रखी थी। सिस्टम के साथ उसकी बातचीत सुन पाने की वजह से मैं उसकी योजना का काफी हिस्सा समझ चुका था। इसी कारण यॉट पर चढ़ने से पहले ही मैंने रेस्क्यू टीम और पुलिस दोनों को सूचना दे दी थी, ताकि कोई भी अपराधी बचकर न निकल सके। क्लोई ने बेहोश पड़े जूलियन को देखा। उसके चेहरे पर कोई स्पष्ट भाव नहीं था। उसने घटनास्थल पर पहुंचे अपने आदमियों को आदेश दिया, इसे इलाज के लिए ले जाओ। मरना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छी तरह जीना भी जरूरी नहीं है। जूलियन मरा नहीं, लेकिन उसकी सेहत पहले ही कमजोर थी। इतने लंबे समय तक बर्फ जैसे ठंडे समुद्री पानी में रहने के कारण उसके शरीर को स्थायी नुकसान पहुंच गया। सूट वाले आदमी के साथ उसकी साजिश कम से कम किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन के दायरे में आती थी, और बड़े स्तर पर यह इंटेंशनल इंजरी का मामला था। वॉल्टन फैमिली के हस्तक्षेप के बाद उनमें से कोई भी बच नहीं पाया। सभी को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। और फिर क्लोई मुझे जूलियन से मिलने के लिए ले गई। मुझे क्लोई के इरादों का पता नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। मोटे कांच की दीवार के उस पार हमने जूलियन को देखा। वह इतना दुबला हो चुका था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। फिर भी उसे पूरा विश्वास था कि क्लोई उसे बचाने आई है। क्लोई, जो कुछ हुआ वह सब ईथन का किया हुआ था। ये पूरा जाल उसी ने बिछाया था। वह ऐसे बोल रहा था जैसे उसे पूरा यकीन हो कि क्लोई उसकी बात मान लेगी और मैं हमेशा की तरह अपना बचाव नहीं करूंगा। वह बड़ी सफाई से सारा दोष मेरे सिर मढ़ रहा था। क्लोई ने उसे देखा और उपहास से हंस पड़ी। हाँ, इस हालत में भी अभिनय कर रहे हो? अब इसका कोई फायदा नहीं। जूलियन का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। वह मन ही मन सिस्टम को गालियां देने लगा। सिस्टम, क्या क्लोई की फेवरेबिलिटी 80 नहीं थी? फिर वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? लॉजिक के अनुसार तो अब तक उसे मुझसे पागलों की तरह प्यार करना चाहिए था, लेकिन सिस्टम की आवाज बुरी तरह टूटी हुई थी। होस्ट की चोटों का सिस्टम पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। सिस्टम मेंटेनेंस जारी है। मेंटेनेंस फेल्ड। फीमेल साइड कैरेक्टर क्लोई करंट फेवरेबिलिटी 80। ये सुनकर मैं भी स्तब्ध रह गया। क्या 80 से सीधे 80? इतना बड़ा बदलाव कैसे संभव है? क्या जूलियन का सिस्टम सचमुच खराब हो गया है? जूलियन पूरी तरह टूट गया। वह चीखने और रोने लगा, सिस्टम के आंकड़ों पर विश्वास करने से इनकार करते हुए। वह लगातार क्लोई का नाम पुकार रहा था, क्योंकि अब वही एकमात्र व्यक्ति थी जो उसे बाहर निकाल सकती थी। क्लोई ने शांत स्वर में कहा, लगता है तुम्हारा तथाकथित सिस्टम उतना सर्वज्ञ नहीं है जितना तुम समझते थे। वह एक साधारण भेष को भी नहीं पहचान पाया। मैं और जूलियन दोनों एक ही तरह से उसे घूर रहे थे, जैसे कोई भूत देख लिया हो। मैं जानता हूं कि जूलियन के पास सिस्टम है, क्योंकि मैं पुनर्जन्म लेकर आया हूं और उसके विचार सुन सकता हूं। लेकिन क्लोई को यह सब कैसे पता? लेकिन जिसने हमें चौंकाया था उसके पास कोई जवाब देने का इरादा नहीं था। तुम बाहर निकलना चाहते हो, है ना? क्लोई ने कहा। संयोग से ओलिविया की टीम की एक नेशनल लेबोरेटरी के साथ नई पार्टनरशिप हुई है। वे इस समय ह्यूमन ब्रेन पर रिसर्च कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिसके सिर में सिस्टम हो वह उनके लिए एक आदर्श रिसर्च सब्जेक्ट होगा। इसके बाद जूलियन कितना भी चिल्लाया, कितना भी रोया,
कि वह जेल में ही रहना पसंद करेगा, कोई फायदा नहीं हुआ। उसके सिर पर एक अजीब डिवाइस लगा दिया गया। उसे लगभग मम्मी की तरह लपेटकर लेबोरेटरी भेज दिया गया। मुझे मजबूर होकर फिर से वॉल्टन एस्टेट में वापस आना पड़ा। जूलियन के बिना ऐसा लग रहा था जैसे मेरी तीनों बहनें किसी गहरी नींद से जाग गई हों। अब वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही थीं कि मेरे साथ कौन ज्यादा अच्छा व्यवहार करे, लेकिन मेरे भीतर इस घर के लिए कोई अपनापन नहीं बचा था। ओलिविया लैब में व्यस्त रहती थी, लेकिन जब भी घर आती जूलियन के बारे में नई जानकारी लेकर आती। शुरुआती स्कैन में हमें लगा था कि उसके दिमाग की वह छाया कोई ट्यूमर है, लेकिन बाद में पता चला कि वह डेटा का एक क्लस्टर है जिसे हमारी वर्तमान टेक्नोलॉजी अभी समझ नहीं सकती। जिस दिन हम उसे डिकोड कर लेंगे, किसी भी तरह का सिस्टम बनाना संभव हो जाएगा। जहां तक जूलियन की बात थी, ओलिविया ने बताया कि अब वह सिर्फ एक खाली खोल बनकर रह गया था। उसका शरीर लगातार एक्सपेरिमेंट्स का दबाव नहीं झेल सका और धीरे धीरे टूटने लगा। जब उसकी शारीरिक स्थिति पूरी तरह खराब हो गई तो लैब ने उसे लगभग त्याग दिया। आखिर उन्हें उसके शरीर की जरूरत नहीं थी, सिस्टम उसके दिमाग में था, इसलिए उनके लिए बस उसका ब्रेन एक्टिव रहना ही काफी था। बाद में क्लोई ने मुझसे बहुत लंबी बातचीत की। उसने बताया कि जब मैं वापस यूनिवर्सिटी चला गया था तभी उसे अपनी पिछली जिंदगी की यादें लौट आई थीं, यानी मेरी तरह वह भी पुनर्जन्म लेकर आई थी। उसने मेरे मन की आवाजों से जूलियन के सिस्टम के बारे में जाना, लेकिन उसे डर था कि यह कहीं कोई नई चाल ना हो, इसीलिए उसने अनजान बनने का नाटक किया और सही समय का इंतजार किया। उसका उद्देश्य जूलियन और उसके सिस्टम दोनों को एक ही बार में फंसाना था। ईथन, क्या तुम सच में विदेश जा रहे हो? एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पॉइंट के सामने मैं रुका और मजबूती से सिर हिला दिया। चाहे इस जिंदगी में जूलियन को सजा मिल गई हो, चाहे मेरी बहनों को अपनी गलतियों का एहसास हो गया हो, लेकिन जो दर्द मैंने झेला था वह मिट नहीं सकता था। मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकता था और न ही खुद को मजबूर कर सकता था कि कुछ हुआ ही नहीं और मैं फिर से वॉल्टन फैमिली का बेफिक्र यंग मास्टर बन जाऊं। मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी बजाय मैं विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहता था और पेंटर बनने के अपने सपने को पूरा करना चाहता था। जहां तक उनकी सजा की बात थी, शायद जूलियन के धोखे से जागना और यह समझना कि उन्होंने क्या कर दिया था, वही उनके लिए काफी सजा थी। आखिरकार वॉल्टन फैमिली का यंग मास्टर, उनका अपना भाई, पहले ही उनके ही हाथों मर चुका था। मेरी बात सुनकर क्लोई वहीं जड़ हो गई। मेरी अफेजिया धीरे धीरे ठीक हो गई थी। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे शब्दों का मकसद खुद का बचाव करना या दूसरों से समझे जाना नहीं था, लेकिन मैंने कभी उनके सामने बात नहीं की थी। ये पहली बार था। मैं सिक्योरिटी गेट पार करके आगे बढ़ गया। मेरे सामने नीला आसमान था और उससे भी ज्यादा उज्जवल बेहतर भविष्य मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस पल मैंने जाने का फैसला किया था, उसी पल मैं उन्हें